इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एंड बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इस तरह से हम समझें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कंडक्टर है ये वाला, और इस कंडक्टर को हमने लगा दिया बैटरी से। नो, जैसे ही बैटरी से लगाएंगे होगा क्या कि ये इस के अंदर, और इस बैटरी, ये जो ये बैटरी मैंने बनाया, तो अभी इसको बैटरी नहीं कहेंगे जब तक कि मैं यहाँ पर एक और चीज ना लगा दूं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसे कहेंगे, अगर ये नहीं होगा तो इसे हम सेल कहेंगे। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका कहलाएगा बैटरी। ओके, तो यहाँ पर समझे तो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल क्या हो रहा है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर। तो जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे इस वाले टर्मिनल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है वो आपका हाई पोटेंशियल पे है और ये कंडक्टर जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आएंगे, यहां पर आएंगे। यहां पर आया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे। तो एक चीज ध्यान रखना है कि मैंने उस दिन बताया था करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो करंट जो होगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। बट हाँ, बट जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका नेगेटिव प्लेट है, मींस ये हाई पोटेंशियल पे होगा। ये हाई पोटेंशियल हो गया, मान लो ये 5 ये V प्लस हो गया और ये V माइनस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आया इस प्लेट पे, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पर जाना है। सो ये अपने आप नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है, हाई टू लो पोटेंशियल नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रॉम लो हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो क्या होगा, ये होगा ऐसा कुछ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि बैटरी का मतलब इसके अंदर होगा केमिकल्स, बैटरी के अंदर होंगे केमिकल्स, और जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिल रहा होगा। ठीक है, इस एनर्जी इसको मिलेगा। तो एनर्जी दैट गेट इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन इनटू द बैटरी। सो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स मोटिवेट, मींस दिस केमिकल एनर्जी मोटिवेट, which motivate the electrons
to move from low potential to high potential to low potential ये 2 यहाँ आएगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स पहले मूव नहीं करना चाह रहा था, इसकी इच्छा नहीं थी, बट इसको मोटिवेट किया गया बाय गिविंग द सम एनर्जी। कहां से एनर्जी मिल रहा है? बाय केमिकल रिएक्शंस। सो दिस इलेक्ट्रॉन गेट मोटिवेटेड, मीन्स इसकी एनर्जी बढ़ेगी। सो व्हाट हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन्स will move from this end to V plus to V minus. So if one charge particle move from this potential to this potential, so what amount of work is done on the charge? How we can calculate the work? What amount of work is done by the battery? मतलब इसको एनर्जी मिल रही है, बैटरी एनर्जी दे रहा है केमिकल रिएक्शन से, तो इसको कितनी एनर्जी मिली होगी, कितनी एनर्जी इसको मिलेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पर जाएगा? कैसे निकालेंगे? वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यस वेरी गुड। सो वर्क ऑन द चार्ज बाय बैटरी, यू कैन से दैट इज, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स है तो E इंटू V प्लस माइनस V माइनस, बट यानी इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं E इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा V। बट अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसको लेकर के जाना है, तो टोटल वर्क जो बैटरी कर रहा होगा इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, वो आ जाएगा n इंटू ई। सो टोटल वर्क जो हुआ बैटरी ने जो किया ए चार्ज के ऊपर, दैट इज Q इंटू डेल्टा V। और ये जो वर्क बैटरी कर पा रहा है, बैटरी मीन्स एनर्जी, दिस इज द एक्चुअली एनर्जी व्हाट काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी। So this work or this energy is called electromotive force. Electromotive force is not a force जो हम conventionally force देखते हैं, वैसा force नहीं है. So this is actually what it is, a energy, it is a work. Okay, so such that this electrons will move from this point to this point. Got it? Yes sir. Yes. Okay. So one thing here is very important. यहाँ पर देखो, यहाँ पे potential difference है, so there should be electric field. हम लोग जानते हैं when there will be potential difference, there should be electric field. Okay, there should be electric field means what? कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कहीं पे बीच में कंसीडर करूंगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा या इधर की तरफ लगेगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। हाँ, इधर की तरफ लगेगा। मींस लेफ्ट साइड। रीजन, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगी तो उस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है ना? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और वैसे भी नेगेटिव मतलब पोटेंशियल वाला है, तो फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगा। तो F इंटू ई, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, conservative force. But you can see this electrons will move slowly, means इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी जो हम दे रहे हैं, जो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, मीन्स इसकी वेलोसिटी जो यहां से होगी कांस्टेंट है, मीन्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ पर कोई भी बीच में कहीं पर भी ये एक्सेलरेट, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, बीच में कहीं पे भी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी,
मींस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव कर सकता है जब इस पे सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा हो, सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, यानी इधर की तरफ लग रहा हो, ये फोर्स लग रहा हो, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ मूव कर पाएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस अगर हम चाहते हैं कि F इक्वल टू एफ ई हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स will not accelerate, will not accelerate inside between the terminal of a battery. So this amount of force should be acting on the electron, but this force is not like an electrostatic force. It is electrostatic force, but this is not a electrostatic force. ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन conservative force. So when electrons move from this point, this plate to this plate, high potential to low potential, so what happen, the kinetic energy will not change, kinetic energy will not change, as well as what amount of energy is given to him, it's motivate the electrons to move from this potential to this potential, and the force acting opposite to this electric force is the actually non-conservative type. Is it fine? Yes, sir. Because this force is produced due to chemical reaction, okay, not due to electric field or etc. Yes. So ये हो गया आपका, that is electromotive force. Now so electrons फिर क्या करेगा, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, but we know that every because you बैटरी जो है, बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होती हैं, so that electrolytes have some also resistance, it have some resistance which oppose the motion of electrons to move through it. Is it fine? Yes, sir. हाँ, मीन्स द इलेक्ट्रो जो आपका जो बैटरी होगा उसमें काफी सारे केमिकल्स होंगे, दैट आल्सो ऑफर्ड सम रेजिस्टेंस which oppose the motion of electrons, and that is what internal resistance. Internal resistance means resistance offered by chemicals. और इन केस ऑफ सपोज ये केमिकल हाइड्रोजन, हम लोग हाइड्रोजन सेल वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत दूसरे टाइप के भी होते हैं, बट वी कन्वेंशनल सोर्स, वी कन्वेंशनल बैटरी, कन्वेंशनल मींस लाइक सिंपल बैटरी, सिंपल बैटरी जो चार्ज हो सकता है। नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएगा, सो अब यहाँ फिर से ये लो पोटेंशियल पे है एंड दिस विल बी एट अ हाई पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव from this point to this point in the same manner, and again here, so it complete the circuit. So we have again current, remember current is always not electrons is actually moved from this point to, so current like this way, current like this way, okay. Yes, sir. Yes. Now एक चीज और यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लो मैंने बैटरी रखा है, हमारे पास बैटरी है, ये सेल है, और सेल का जो ईएमएफ है मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एफ सेल है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये बैटरी जो है हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे किसी चीज से, मींस जैसे यहां पर कंडक्टर से हमने कनेक्ट कर रखा था, यहां से कंडक्टर से कनेक्ट कर रखा था, बट सपोज मैं इसको कनेक्ट नहीं करता, इसको कनेक्ट नहीं करता, तो देखो इस बैटरी के दो टर्मिनल हैं, ये पूरा मिलकर के बैटरी है, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी जो होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, क्या होगा,
इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रखा है। नहीं, इसका अभी कोई रोल नहीं है। जब तक कि करंट नहीं आएगा इसमें, तब तक इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा? जब, जैसे कि अगर मैं कहूं कि आप लोग, हमने लॉ अभी कुछ दिन पहले ही ओम्स लॉ पढ़ा था, तो हमें पता है कि सपोज any material which have some resistance R, and suppose this is a point 1, this is a point 2, and the current through this resistance is I. So Ohm's law say that what? The potential difference is directly proportional to this current. Means what है ना, potential difference is directly proportional to current. So current move because electrons move from low potential to high potential. Electrons will move from low potential to high potential. So current will move from high potential to low potential. So the potential of this point will be high. V1 is high as compared to V2. So we can say potential will drop V1 minus V2. How much? That is directly proportional to the current. So if you remove the proportionality constant, you get R into I. Means across the resistance, potential will drop when there will be a current. When there will be a current. So if there is a no current, there will be no potential drop. Is it fine? Yes, sir. So in the same manner, you can say you have this a battery and a cell, or there will be an internal resistance. So if no current will be flow, or no current will be here, so no potential drop across this internal resistance. So whatever the potential difference across this cell should be equal to potential difference across these 2 points. So I can say this is equal to epsilon. Correct? Yes, sir. Yes. But suppose if uh, same to same, suppose I have a bulb, I have a bulb, and I connect this bulb by a battery, by a battery. So suppose now this is connected to the something. Okay. So in this case, this is your terminal of battery, A point and B point. This is the actually terminal of the battery. So if I'm saying that the current is flowing through it is I, and this is the bulb resistance is capital R, and the internal resistance of the battery is small r, and this is the potential difference epsilon. So what is the potential difference across these 2 points? VA minus VB. See, इसमें हम्म, आर आई। हम्म, ऐसे करके देखो, उसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऐसे करके, तो अब करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा ऐसे करके आई, है ना। ये पॉइंट हो गया पॉइंट बी, और ये पॉइंट हो गया ए, और यहाँ का ये हो गया मान लो एप्साइल, और ये हो गया 0। तो अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूँ, सपोज डी, तो करंट चूंकि हाई पोटेंशियल, मुझे वी ए माइनस वीबी निकालना है, तो वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू, मिल सकता हूं वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी। ना वी ए माइनस वी डी, इसके अक्रॉस इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एप्साइल होगा, और ए पॉइंट जो होगा हाई पोटेंशियल पे होगा और डी पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा, तो इसको मैं प्लस एप्साइल कह सकता हूं। वहीं पर करंट देखो बी पॉइंट से डी पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा डी के कंपेयर में, तो बी तुम्हारा ज्यादा होगा वीडी के कंपेयर में, सो दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि वीडी माइनस वीबी करेंगे नेगेटिव आएगा, सो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड द पोटेंशियल वीबी माइनस वीडी जो होगा वो आई इंटू स्मॉल आर होगा, सो दिस इज माइनस आई इंटू स्मॉल आर। सो दिस इज द
potential difference across the terminal, this is the terminal of the battery, across the terminal of the battery when it connected through some kind of resistance. Okay, so this will be a potential difference across the battery, but when it is not corrected, so this will be the potential difference. Correct? यस सर। सर Yes, वो sir. ई वाले में हम्म। हाई से लो गया तो वहाँ पोटेंशियल So again we have some suppose I have some again we have a series combination, parallel combination. Okay, so जल्दी क्विकली मैं इसको बताता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसमें अगर मैं कहूँ कॉम्बिनेशन, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि बिकॉज मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया था रेजिस्टेंस में और कैपेसिटर में, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बताऊं? हेलो? हाँ, ये एक्चुअली में मैंने वहां पे बताया था कि सीरीज के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर मैं सीरीज में कह रहा हूं तो इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये हो गया R2, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया जिसका EMF एफसाइल है, और मुझे बताना इसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल रेजिस्टेंस के अंदर। सो दिस इज द एफसाइल इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, और दिस इज एफसाइल। तो यहां पर मैं R इक्विवेलेंट कहूंगा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2। इसको आप ड्राइव करना। हाँ, ओके, सो दिस इज होमवर्क, प्लीज ड्राइव इट कि कैसे आया R1 प्लस R2। Okay, same to same analogy, potential difference across these two resistance will be different, but current through the resistance should be same. जैसे वहां पर चार्ज सेम होता था जब सीरीज में होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था, सेम टू सेम एनालॉजी है, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे बनेगा, यहां मैंने बैटरी लगा दिया और ये रेजिस्टेंस R1 हो गया या R2 हो गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल रेजिस्टेंस के अंदर, तो ये एप्साइल या R इक्विवेलेंट, सो दिस इज 1 बाय R इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2। सो अगेन यू हैव टू ड्राइव दिस, what is how this will become. Okay, so same analogy, the current will be different in this case, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, और यहां से करंट I जाएगा, और इसमें रेजिस्टेंस जो हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके अक्रॉस वो सेम होगा, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था वही चीज है। ओके, द नेक्स्ट इज, हाँ, ओके, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है, हर एक साल पूछ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से नीट के अंदर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में अगर हम देखें तो यही चीज है कि लेट सपोज वी हैव, दिस इज अ वन सेल, इट हैव रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी हो गया जिसका रेजिस्टेंस, इसका जो ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एफसाइल 1 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये पूरा एक बैटरी हुआ, और इसी को हमने फिर एक दूसरे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका एफसाइल 2, ये हो गया R2, और ये पूरा एक बैटरी हो गया। तो ये दो बैटरी है, इन दो बैटरी को हमने सीरीज में लगा दिया। सीरीज में कब कहेंगे? जब दोनों से
करंट, अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस, दोनों को एक रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया मैंने, तो इसे सीरीज में तभी कहेंगे दोनों सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तभी कहेंगे जितना, अगर मान लो यहां से करंट आई है तो इन इससे भी करंट आई ही निकल रहा होगा, करंट सेम आएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, यस। तो ये पॉइंट मान लिया मैंने ए पॉइंट, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी पॉइंट, और ये पॉइंट मैंने मान लिया सी पॉइंट। तो अब मेरा काम मुझे करना ये है कि ये दो बैटरी है, इस दो बैटरी को एक सिंगल बैटरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंगल बैटरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जो अब ईएमएफ होगा वो एप्साइल इक्विवेलेंट होगा, और रजिस्ट जो ये दोनों, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था R1, इसका R2, तो जो नया बैटरी बनेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था, सेम टू सेम। और ये हो गया मेरा कैपिटल R, और ये पॉइंट हो गया मेरा A, ये तो चेंज नहीं हुआ है, और ये पॉइंट हो गया C। तो मुझे मेरा टारगेट ये है कि आई हैव टू कैलकुलेट एप्साइल इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट? सिंपल, वेरी सिंपल, कि अगर देखो कि यहाँ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये जब दो बैटरी था, अलग अलग था, तो करंट इसमें, इस पूरे सर्किट में अगर आई था जब ये दोनों अलग थे, तो अगर इन दोनों को हमने जोड़ करके एक ही बैटरी बना दिया, एक ही बना दिया, तो उसके बाद भी इस बैटरी के थ्रू जो करंट निकलना चाहिए वो आई ही निकलना चाहिए, तभी तो ये इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं होगा। मींस ये जब दोनों बैटरी अलग अलग थे तब भी इसमें करंट, तब करंट इस पूरे सर्किट में आई था, तो अगर मैंने इसको जोड़ करके एक बना दिया तब भी करंट आई ही होना चाहिए। और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस होना चाहिए, तभी ये इसके इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट बिटवीन द रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी इसको इक्विवेलेंट कहेंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। तो यहां से हिंट मिल रहा है कि हाँ, कि करंट जो है वो सेम होना चाहिए और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यदि मैं इस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं ए और सी के अक्रॉस, तो वी ए माइनस वी सी, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना, बैटरी को यदि हमने कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? एप्साइल माइनस आई आर। अगर कनेक्ट नहीं करते तो एप्साइल होता। तो सेम टू सेम है, यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया इस बैटरी को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में वो होगा आपका एप्साइल इक्विवेलेंट, इसमें से करंट आई जा रहा है तो माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। करेक्ट? यस सर। यस। नाउ अब अगर मैं इस वाले केस में निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस वी बी माइनस वी सी। करेक्ट? यस सर। Yes. So now what is the VA minus VB? That is epsilon 1 minus I into R1. Correct? यस सर। Plus epsilon 2 minus I into R2. Correct? यस सर। हाँ, एक चीज ध्यान देना कि देखो दोनों, ये जो दोनों बैटरी मैंने बनाया है, यहां पर जो दोनों बैटरी बनाया है, इनमें जो ईएमएफ है उनका जो फेस मैंने रखा है सेम डायरेक्शन में, ऐसे करके रखा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके ऐसे करके रखा है,
अगर मैं ऐसे करके रखूंगा तो यहां पर एप्साइल 2 प्लस में नहीं होता, माइनस में होता। ठीक है, यस सर। यहां पर दोनों ही प्लस देंगे साइन, बट इसमें एक को प्लस देंगे, एक को माइनस साइन देंगे। ठीक है, तो प्लस और माइनस किसको देंगे वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। लेट अस सपोज अगर मैं कहता एप्साइल 2 ग्रेटर देन है एप्साइल 1 से, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस साइन देंगे, इसको माइनस साइन देंगे। ठीक है, यस सर। हाँ उसी तरह से अगर मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल यही वाला कॉम्बिनेशन ऐसे उल्टे डायरेक्शन, ऐसे उल्टे ही कनेक्ट होता, और मैं यहां पर कहता कि ये एप्साइल 1 है, ये एप्साइल 2 है, और यहाँ पे एप्साइल 1 जो है बड़ा है एप्साइल 2 से, तो हम क्या कहेंगे, एप्साइल 1 को देंगे प्लस साइन, इसको देंगे प्लस साइन, और इसको देंगे माइनस साइन। ठीक है, यस सर। यस। तो अब ये आ गया तुम्हारा, देखो, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्साइल 1 प्लस एप्साइल 2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2। नाउ कंपेयर, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है, दिस इज बोथ आर इक्वल, so we can say epsilon equivalent minus I into R equivalent. So now this is what epsilon, अगर कंपेयर करोगे तो you get epsilon equivalent, क्योंकि यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, सिर्फ यहाँ पर epsilon equivalent को हम लोग ले सकते हैं epsilon 1 प्लस epsilon 2 हो जाएगा, और R equivalent हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, यस सर। हाँ। अगर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसे मैंने बनाया और ये ऐसे करके बनाया, ये एप्साइल 1 लिखा, ये एप्साइल 2 लिखा, और एप्साइल 1 मैं कह रहा हूं बड़ा है एप्साइल 2 से, तो एप्साइल इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्साइल 1 माइनस एप्साइल 2। करेक्ट, यस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया केस ना। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, जैसे अगर मान लो कि मेरे पास ये एक ऐसे करके बैटरी है, यूं करके, और यहां पर मैंने लगा दिया ये पूरा रेजिस्टेंस R, और ये मेरा एक पूरा बैटरी हो गया, ये भी एक बैटरी है, और ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया C। तो इसे हम पैरेलल में कहेंगे, इन दोनों बैटरी को पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, व्हाई वी से दैट पैरेलल, बिकॉज यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर वाले के अक्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले के अक्रॉस है। ऊपर वाले के अक्रॉस VA माइनस VC है, और नीचे वाले के अक्रॉस भी VA माइनस VC है। बट हाँ, करंट जो होगा इसमें से, मान लेते हैं I1 होगा, इसमें से करंट I2 होगा। करंट डिफरेंट है, करंट डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एक सिंगल बैटरी के अंदर, और तो ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आएगा और ये आएगा आर इक्विवेलेंट, और यहां पे मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस R। तो अब मेरा टास्क यही है कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये निकालना है। ये अगेन ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। ओके, अप टू कोई डाउट ना? तो अगर मैं यहां पर इसमें देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, एक एक रूल है, अभी मैं बता देता हूं, फिर बाद में मैं इसको एक बार और बताऊंगा। ठीक है, जंक्शन रूल, क्रिचॉफ के दो रूल है। ठीक है, उसमें से एक रूल ये है जंक्शन रूल। एक्चुअली दिस फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट्स फॉलो
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्रिचॉफ का ही एक रूल है, क्रिचॉफ रूल, क्रिचॉफ रूल। उसमें से पहला रूल यही है, जंक्शन रूल। ये एक्चुअली में ये कहता है क्रिचॉफ का पहला रूल कि मान लो आपके पास ये नोड है, नोड का मतलब ये हुआ जहां पर वायर्स आकर के मिलेंगे, जहां पर आपका सर्किट के वायर्स आकर के मिलेंगे, दैट विल बी नोड। तो अगर ये नोड है मान लो, तो अगर मैं ये कहता हूं इधर से करंट, इस नोड के ऊपर करंट यहां से एंटर कर रहा है I1, और यहां से करंट एंटर कर रहा है I2, और यहां से करंट निकल रहा है I3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हाँ, एक चीज और है कि अगर मैं कहता हूं किसी वायर में करंट I इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बट अगर मैं कहता हूं करंट I इधर की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि करंट इसमें I1 इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो Q1 चार्ज है वो इधर की तरफ जा रहा है, और यहां से Q2 प्लस चार्ज जो है वो इधर से तरफ जा रहा है। और यहां से जो निकलेगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कंजर्व एंड चार्ज फॉलो द एडिटिव रूल, तो जितना चार्ज इस पे एंटर करेगा इस नोड के ऊपर, उतना ही चार्ज यहां से निकलना चाहिए। तो यहां से अगर मैंने बोला Q3 चार्ज निकल रहा है, Q1 एंटर कर रहा है, Q2 एंटर कर रहा है, Q3 निकल रहा है, तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। सो Q3 जो होना चाहिए वो Q1 प्लस Q2 होना चाहिए। तो एक सेकंड में कितना निकल रहा होगा चार्ज, कितना एंटर कर रहा होगा, कितना निकल रहा होगा, तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये बोलेगा क्या कि जितना करंट यहां से बाहर गया T3, सॉरी I3 शुड बी इक्वल टू कितना, जितना करंट यहां पे एंटर कर रहा है I1 और प्लस में I2। तो किसी भी नोड के ऊपर, किसी भी नोड के ऊपर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। सो दिस इज व्हाट जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल में क्या कहेंगे, सम ऑफ, इसको अगर मैं थोड़ा समराइज करके लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट, एंटरिंग करंट एट नोड, वेरी इंपॉर्टेंट, एट नोड। नोड इज व्हाट, जहां पर वायर्स मिल रहे होंगे। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट लीव। सो दिस इज व्हाट जंक्शन रूल, जितना करंट एंटर करेगा किसी नोड के ऊपर उतना ही यहां से निकलना चाहिए, दैट इज व्हाट जंक्शन रूल। एंड इट फॉलो द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीन जितना चार्ज एंटर किया यहां पर उतना ही चार्ज निकलेगा। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इज इट फाइन? यस सर। यस, Yes. वेरी सिंपल। ओके, सो अब अगर मैं यहां पर इसी रूल को अप्लाई करता हूं, तो देखो इस बैटरी से करंट जो आया I1 आया, और यहां से इस बैटरी से करंट I2 आया। तो यहां से करंट मान लो हमारा I3 निकल रहा होगा। सो दिस I3 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि ये दोनों एंटर कर रहा है इस नोड के ऊपर और निकलेगा यहां से I3। ओके, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट व्हेन, ये इक्विवेलेंट कब होगा, जब इस रेजिस्टेंस में, ये जो आपका सोर्स, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट कितना आ रहा है यहां पर I1 प्लस I2, तो उतना ही करंट इसमें आना चाहिए। मींस यहां पर भी करंट कितना होना चाहिए, I3 ही होना चाहिए। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VC है, VA माइनस VC है। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल VA माइनस VC ही होना चाहिए, तभी ये इसके इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें उतना ही करंट आना चाहिए जितना पहले आ रहा था। इस सिचुएशन में जो करंट आ रहा था उतना ही इस सिचुएशन में आना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस जितना पहले था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अब भी होना चाहिए, तभी ये इसके इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। तो मैंने ये
देखा कि यहां पर जंक्शन रूल अप्लाई हम कर सकते हैं। तो सिंपल सा केस सिचुएशन आया हमारे पास कि I3 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ये काम हमें करना है। तो अगर मैं यहां पर इसको मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से देखता हूं, इसको पहले अलग से लाते हैं। एक मिनट। दिस इज द योर करंट I, यस, सो दिस इज द I3। तो अगर मैं यहां पर I3 निकालूं तो I3 आएगा कितना? अच्छा, ये VC। तो I3 जो आएगा आपका, I3 जो आएगा वो कितना आएगा? ये दोनों रेजिस्टेंस देखो, ये R और ये स्मॉल r है, इक्विवेलेंट जो है वो एक्चुअली आपका सीरीज में हो गया, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन इक्विवेलेंट हो गया। मींस हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये एक बैटरी हो गया, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन इक्विवेलेंट हो गया, और इन दोनों को हमने, क्योंकि ये दोनों सीरीज में था, तो इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस हो गया R प्लस RE इक्विवेलेंट। तो इसमें करंट I3 आ रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। तो करंट जो होगा I जो करंट होगा वो आपका होगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। सो दिस इज द फर्स्ट केस, करेक्ट यस सर। है ना? पोटेंशियल सर एक बार डिफरेंस फिर से बता दीजिए। ये कैसे आया? ये देखो सिंपल, मैंने ये बोला कि ये दोनों, देखो आप ध्यान से इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। क्यों? क्योंकि करंट जितना इस वाले रेजिस्टेंस से जा रहा है I3, उतना ही इस वाले रेजिस्टेंस से जाएगा I3। तो ये दोनों आपका सीरीज में हो गया। तो जब सीरीज में होगा तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं R इक्वलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। हाँ, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है। तो हम लोगों ने लॉ किरचॉफ लॉ, सॉरी ओम्स लॉ पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या कहता था? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आर इनटू करंट। तो यहां ये जो रेजिस्टेंस है, इस ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आर प्लस आर इक्विवेलेंट हो गया। इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो I3 कर रहा है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो ये है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बदले लिख दोगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, आर के बदले लिखोगे आर प्लस आर स्मॉल इक्विवेलेंट, और करंट के बदले लिखोगे I3। तो I3 जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। हाँ, यस सर। यस। तो ये हमारा ये वाला हो गया सिचुएशन। अब हो इसको इसको देखता हूं। यस, नाउ तो अगर सपोज यहां से हम्म, अगर मुझे आई, अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस VA माइनस VC है ना, VA माइनस VC है। तो करंट इसमें I3 आ रहा है, करंट I3 आ रहा है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VC। ये पोटेंशियल हो गया VA, यहां का पोटेंशियल हो गया VC। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें से जितना करंट जा रहा होगा, करंट इसमें से जा रहा है I3, और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R।
नाउ और यहां से देखो ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी से करंट निकल रहा है I1 और इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन, इसका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, इस बैटरी के अक्रॉस, ये बैटरी का ये वाला टर्मिनल हो गया VA पोटेंशियल पे, ये वाला पोटेंशियल हो गया VC। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब इसमें से करंट कितना जा रहा है I1, तो क्या हो जाएगा VA माइनस VC इज इक्वल टू, यू कैन से I1, सॉरी I1 नहीं, इसके अक्रॉस यहां पे जो बैटरी है उसका ईएमएफ एप्सिलॉन हो गया माइनस I1 इंटू R1। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, I3 को लिख सकता हूं यहां पर VA माइनस VC अपॉन में R, और यहां से मैं कह सकता हूं I1, या इसको ऐसे ही रहने दो, अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसी तरह से इस बैटरी के अक्रॉस देखो, इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA और VC, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी इज VA माइनस VC अगेन, एंड दैट शुड बी, इसका ईएमएफ मान लो एप्सिल 2 है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया वो R2 हो गया, तो एप्सिल 2 माइनस I2 इंटू R2। ओके, यस सर। यस। नाउ वन थिंग, अच्छा ओके ओके, ओके, यहां से मुझे एक चीज बताओ, I3 मैं निकालूंगा, I3 इक्वल टू क्या आएगा VA माइनस VC, 1 मिनट कुछ, मैं ये कह रहा था कि देखो जैसे कि यहां पर, अगर यहां इस वाले सर्किट में देखोगे तो ये जो पॉइंट है A और ये पॉइंट है C, तो इन दोनों पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VC, वो क्या लिखोगे, VA माइनस VC वो इक्वल टू होगा क्या, एप्सिल इक्विवेलेंट माइनस में इसमें से करंट जा रहा है I3 इनटू में इसका जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, करेक्ट। यस सर। हाँ, तो यहां से इस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA और माइनस VC, इसको मैंने कह दिया डेल्टा V है, क्या है, डेल्टा V है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, I3 निकाल सकता हूं, कैसे, इसको इस तरफ लेकर के गया और इसको इस तरफ लेकर के गया और इससे मैंने I3 निकाल लिया। इसी को हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिख सकते थे ऐसे करके, I3 इक्वल टू, यू कैन से एप्सिल इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट माइनस में डेल्टा V अपॉन में R इक्विवेलेंट, करेक्ट। यस सर। यस यस, अभी जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला VA माइनस VC दैट इज इक्वल टू I3 इंटू R, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया। उसी तरह से इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो ये आया, डेल्टा V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस में R1 इंटू में I1। उसी तरह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो आया डेल्टा V इक्वल टू एप्सिल 2 माइनस में I2 इंटू R2। तो यहां से मैंने करंट निकाल लिया कि ये I1 कितना होगा, तो I1 निकलेगा कैसे, ये डेल्टा V है, फिर से इसको इस तरफ लेकर के गए, इसको इस तरफ लेकर के गए, यहां से I1 निकल के आया, यानी इस बैटरी के अंदर करंट कितना होगा, उसी तरह से इस बैटरी के अंदर करंट कितना होगा वो निकाल लेंगे। डेल्टा V गिवन है एप्सिल 2 माइनस I2 इंटू R2, सो वी कैन कैलकुलेट I1। और बाय जंक्शन रूल वी नो दैट कि I3 जो होगा, I3 ये करंट जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये I1 की वैल्यू निकाला हमने, I2 की वैल्यू निकाला, ये दोनों यहां पर पुट कर दिया, यहां से I3 निकल गया, करेक्ट।
यस सर। Yes, sir. यस। उसी तरह से हमने I3 पहले निकाला हुआ था, I3 इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वलेंट अपॉन में R इक्वलेंट माइनस में डेल्टा V अपॉन में R इक्वलेंट। सो आई पुट हियर। उसके बाद कुछ नहीं था, इससे इसको कंपेयर करना था। लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट साइड। सो ये वाला जो टर्म है जो कि डेल्टा V के साथ नहीं है, उसको कंपेयर किया हमने इसके बराबर। और ये वाला जो टर्म है जो डेल्टा V के साथ है, यहां पे भी डेल्टा V है, तो इसको कंपेयर किया हमने इसके साथ। तो जैसे ही इससे इसको कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन बाय आर इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, और डेल्टा वी अपॉन में आर इक्वलेंट इक्वल टू डेल्टा वी इनटू में दिस होना चाहिए। तो डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल हो गया, यहां से 1 अपॉन यू कैन से आर इक्वलेंट इक्वल टू दिस हो गया। करेक्ट? यस सर। Yes. उसी तरह से एप्सिलॉन इक्वलेंट अपॉन में आर इक्वलेंट का वैल्यू जो आया वो आया आपका एप्सिलॉन 1 अपॉन में R1 प्लस में एप्सिलॉन 2 अपॉन में R2। तो यहां से जो एप्सिलॉन इक्वलेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट इंटू में दिस मच। और हमें पता है कि 1 अपॉन R इक्वलेंट जो है वो ये है, तो इसी को हम लोग लिख सकते थे एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन में R इक्वलेंट। क्योंकि अगर ऐसे लिख देंगे तो भी ये सी के बराबर आएगा, क्योंकि ये R इक्वलेंट ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1 अपॉन R इक्वलेंट का वैल्यू का जो है हमारे पास वो ये है। करेक्ट? यस सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर शायद 2018 या 19 में क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। सो जब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास दो बैटरी है और ये दोनों बैटरी कनेक्ट है पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं जनरलाइज करके फॉर्म लिख देता हूं। तो ये हो गया आर, ये हो गया एप्सिलॉन 1, ये R1 एप्सिलॉन 2 R2। तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे सिंगल बैटरी और इंटरनल सिंगल बैटरी के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा सिंपल एप्सिलॉन, इसका ईएमएफ, इस बैटरी का ईएमएफ डिवाइड बाय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एप्सिलॉन 2 इसका ईएमएफ डिवाइड बाय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर n नंबर ऑफ सेल लगे होते तो यहां पर और भी टर्म आता। ठीक है, करेक्ट? यस सर। और जो इन दोनों बैटरी को कन्वर्ट, इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस को एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट किया है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक चीज ध्यान देना है यहां पर कि ये दोनों जो सेल है इन दोनों का ओरिएंटेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर एक अपोजिट होता, लेट सपोज मैं अगर ये कहता कि ये ऐसे नहीं है, ये कुछ ऐसे है, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया, और ये एप्सिलॉन 2 है, और मैं ये कहता एप्सिलॉन 2 जो है वो बड़ा है एप्सिलॉन 1 से, यानी इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो बड़ा है इसके कंपेयर में, एप्सिलॉन 2 इज मोर एज कंपेयर टू एप्सिलॉन 1। तो इस वाले केस में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो लिखोगे, एप्सिलॉन 2 बड़ा वाला पहले आएगा, एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस में एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। करेक्ट? यस सर। Yes. So this is the combination of cell and combination of resistance or EMF. Okay. So this is the simple things. Any problem up to this? नो सर।
Yes. No, sir. Okay. Okay. Without going into the theoretical part, I'm just directly going to the problem. So Kirchhoff law, but इससे इजी मेथड अवेलेबल है दुनिया में, इससे इजी मेथड अवेलेबल है, बट आपका जो क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर, इवन जेई मेंस के अंदर या एडवांस के अंदर, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, किर्चॉफ लॉ से ऊपर नहीं जाता है वो लोग। बट फिर भी हम अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए एक और मेथड देखेंगे, जो कि ना तो 11th में है ना ही 12th में है, वो थोड़ा एडवांस में जाकर के पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं जाकर के। बट वो मेथड आ गया तो क्वेश्चन जो सर्किट का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। उसे कहते हैं नोडल एनालिसिस। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट किर्चॉफ लॉ लगा करके अगर सॉल्व करोगे तो टाइम लगता है, इक्वेशंस बनेंगी, फिर उस इक्वेशंस को सॉल्व करो, है ना। अगर 2 इक्वेशंस है तो ठीक है, अगर 2 से ज्यादा इक्वेशंस हो गई, 3 4 5, सो 5 6 इक्वेशंस हो गए, तो वहां पर सॉल्व करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड जो है वो है नोडल एनालिसिस। और भी कई सारे मेथड्स हैं, बट मैं सारे मेथड तो बता नहीं पाऊंगा बिकॉज उतना रिलेवेंट नहीं है। हमारा जो आएगा क्वेश्चन वो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जस्ट डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। ओके, सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आसान लगेगा। बाकी किर्चॉफ लॉ से ज्यादा औकात नहीं है, नहीं पूछता नीट के अंदर, बट फिर भी मैं फैक्टर सेफ्टी के लिए आगे वाला भी चीज बता दूंगा। तो लेट अस आई टेक सिंपल सा प्रॉब्लम। हाँ, क्या सिंपल प्रॉब्लम है कि लेट सपोज ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1, और ये यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दिया। ओके, नट बैटरी मत लगाओ, थोड़ा रेजिस्टेंस ही लगाओ, पहले आसानी लेते हैं कुछ। ओके, यहाँ पे ऐसे करके ले लिया, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया R2, ये R3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने 12th में किया होगा। ये बैटरी है, इसका ईएमएफ जो है एप्सिलॉन 1 है, और ये बैटरी है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है। लेट सपोज ये आपका 10 वोल्ट है और ये आपका 5 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है, ये आपका 1 ओम है, और ये आपका 3 ओम है। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करंट। किर्चॉफ लॉ बेसिकली यूज्ड फॉर 2 पर्पस, फाइंड द इक्विवेलेंट। यू हैव टू आइदर, आपके पास बहुत सारा जो है रेजिस्टेंस जो होगा वो कॉम्बिनेशंस में होगा, तो यू कैन कैलकुलेट, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ दैट सर्किट, और आल्सो टू फाइंड आउट द करंट। एक्चुअली अगर आपको करंट, किर्चॉफ लॉ का बेसिकली दो तीन पर्पस हो गया। क्या क्या पर्पस हो गया? पहला पर्पस है कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस आपके डिफरेंट डिफरेंट वे में लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हम लोग यूज करते हैं किर्चॉफ लॉ का। इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड करना होता है तब भी यूज करते हैं, बट इस मेथड से फिर स्टिल बता रहा हूं इक्विवेलेंट फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सो वी डोंट प्रेफर दिस मेथड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट, बट सिंपल सिंपल केस में हम कर सकते हैं। सेकेंड जो मेन एडवांटेज इसका, इससे क्या हम निकाल सकते हैं कि अगर मान लो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ रहा है करंट कितना फ्लो कर रहा है या कितना वोल्टेज है उसके अक्रॉस, मींस टू फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज across any resistance, so we can prefer Kirchhoff law. Still I'm telling that this it is complicated, in this case this will be simple, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इक्वेशंस नहीं बनेंगे, 2-3 इक्वेशन बनेंगे। So but actually this is a main two purpose using the Kirchhoff law. So I'm telling that what is the Kirchhoff law, not Kirchhoff law. So actually first is what, जैसे मैंने आपको बताया जंक्शन रूल। सो जंक्शन रूल आई टेल यू कि जितना करंट एंटर करेगा किसी भी नोड के ऊपर उतना ही करंट जो है वो बाहर निकलना चाहिए, एंड दैट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है ये रूल।
and second is actually loop rule. Loop rule. Loop rule. What is the loop rule? Say that the total potential drop, total potential drop, potential drop, potential drop in a closed loop, in a closed loop, in a closed loop is zero. Is zero. Means why? Because we know that the potential is a point function. So if we actually travel from one point to again come at that point, you can follow any kind of path, but that path should be closed. So if your initial and final position will be same, then what happen? The total potential drop along the path should be zero. Now, so now we apply this two rule to find out the actually potential difference. Suppose I want to calculate how much current is in this here, and I want to calculate also simply I want to calculate the current across each resistance, across each resistance. So I want to find कि R1 में कितना करंट जा रहा है, R2 में कितना करंट है, R3 में करंट कितना है. Or simply I want to find out the potential difference, also potential difference across the resistance. So we actually apply the Kirchhoff law. So suppose जब आपको पता नहीं है, you should be let कि आपको यहां मान लिया मैंने कि इसमें करंट जो है I1 जा रहा है और इसमें करंट जो है वो I2 जा रहा है. ओके, और इसमें करंट जो है वो I3 जा रहा है, I3 जा रहा है. ओके, ना अब हमारा टारगेट है ये I1, I2 और I3 कैलकुलेट करना. So you can see you have three unknown, you have three unknown, you have three unknown, I1, I2 and I3. So there should be three equation, there should be three equation to solve three unknowns. So you can see you required three equations to solve the, to get the answer I1, I2 or I3. So you have to perform, you have to form three equation and you have to solve three equation. So it will be difficult to solve, it will be difficult to solve. So what should be, that's why I'm not saying that the Kirchhoff law is difficult to apply in the circuit, but CBSE वाले लगाते हैं, CBSE में यही है. So but इसको लगा कर देखते हैं. So I1 करंट इसमें गया, I2 करंट इधर से आया, I3 इधर से आया, मान लिया, कुछ भी डायरेक्शन मान लो, whatever, ठीक है, you want, नहीं पता है हमें. तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई जंक्शन रूल. फर्स्ट ट्राई टू अप्लाई जंक्शन रूल, फर्स्ट अप्लाई, ट्राई टू अप्लाई जंक्शन रूल. रेंडमली प्रोसीजर मत अपनाओ, जो रूल मैं बता रहा हूं प्रोसीजर वही ऑपरेशन. फर्स्ट ट्राई टू अप्लाई द जंक्शन रूल. सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट वेयर इज द जंक्शन फॉर्म, कहां पे जंक्शन बन रहा है. सो यू कैन से देयर विल बी अ जंक्शन बिकॉज यहां पर दो वायर्स आपस में मीट कर रही हैं. सो दिस इज द जंक्शन. सो फर्स्ट टारगेट to apply the Kirchhoff law, you have to find out the junction. Where is the junction? So I am finding here there is a junction. So what said, you can say there will be a current I1, and there is a I2 current. So this two current I1 or I2 is coming on this node and I3 is coming out from this node. Okay, so you can say I1 plus I2 is equal to I3. So this is the first thing that you have to understand. So we have a first one equation by applying this rule. Now our target is to apply this rule, loop rule. Okay, you have three unknown, still you have only one equation, so you require two equations more. दो equations की और जरूरत है. तो दो equations कैसे मिलेगा? When you have to apply loop rule, क्योंकि junction rule लगा चुके हैं, there will be no other junction. So we have only one junction. So I apply already this thing. So now you require two more equations. You require two more equations. So how you can apply the loop rule? So you required two. You have to apply loop rule at least two times. So to apply the loop rule two times, you have to be consider loop two loops. So this is suppose one loop and name that ये A हो गया,
ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, ये आपका डी हो गया. सो ए बी सी डी ए. सो दिस इज लूप 1. इन अ सेम मैनर दिस इज सी, ये मान लिया मैंने ई, ये मान लिया एफ. तो सी ई एफ डी इज अनदर लूप. और इस लूप को बनाने के बाद आप चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वट एवर यू. हाँ, आप लूप कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो लूप में पहला लूप कंसिडर करो, लूप फर्स्ट विच इज ए बी सी डी ए. आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज घूमो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कितना लूप रूल लगाना है वो डिपेंड करेगा कितने अननोन्स हैं. ठीक है, तो सपोज मैं ए से बी जाता हूं, सो यू कैन सी हियर देयर विल बी नो रेजिस्टेंस. ओके, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप or there will be no battery here actually, so no potential gain or drop across this. But as you move from B point to C point, so what happen, there will be a resistance across these 2 points. So what happen, the potential should be drop as we move from B point to C point. And we know that current will move, current is from high potential to low potential. So the B point have at a high potential, so that's why I'm giving here plus sign and here negative sign, because current is from high potential to low potential. In the same manner, if you go from C to D, so what happen, again there will be a resistance. So in the direction of current, potential will drop across the resistance. So this is a plus, this will be minus. But as you move from D point to A point, so there will be a battery and you go from low potential to high potential. So you have to put negative sign here, positive sign here. Correct? Yes. Yes, sir. हाँ, तो उसी तरह से अब E से F जाओगे तो यहां पर कोई भी आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा. So there will be no potential drop. बट जब आप इधर से E से C जाओगे तो देखो करंट इधर की तरफ है, तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा. उसी तरह से जब D से C से D जाओगे तो ये हाई करंट I3 नीचे की तरफ है, तो ये प्लस और ये माइनस. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देखना, ये बनाना रेजिस्टेंस. अगर करंट I इधर की तरफ है तो ये प्लस साइन देंगे, इसको माइनस साइन देंगे. और वहीं पर अगर मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है और करंट इधर की तरफ होता तो इसका मतलब ये प्लस होता और ये माइनस होता. So along the current, potential will drop across the resistance. Okay? Yes. Yes. Yes, sir. Simple. तो now अब मैं B से C जा रहा हूं तो प्लस टू माइनस जा रहा हूं, तो इसमें करंट कितना है, I1 है. करंट I1 है तो I1 इंटू R1. बट यहां पे साइन क्या देंगे, माइनस का, क्योंकि हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं. फिर C टू D जाएंगे तो इसके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, I3. रेजिस्टेंस कितना है इसका, R3. बट साइन क्या देंगे, प्लस से हम माइनस जा रहे हैं, सो माइनस. फिर D से अगर A जाए तो लो टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो प्लस एप्सिलॉन एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. करेक्ट? Yes, sir. So this is the second equation. Yes, sir. Yes, second equation. Now you have to apply another loop rule. Loop 2, which is, let's suppose D, C, E, F, D. D. Yes. तो अब D से C जाओगे तो क्या बताओ मुझको, क्या लिखूं मैं? Minus I3 R3. नहीं नहीं, देखो आप D से C जा रहे हो ना, माइनस टू प्लस जा रहे हैं, तो प्लस प्लस I3 R3. गुड. अब C से B बताओ, C से E जाओगे तो Plus R2 I2. I2. वेरी गुड. फिर E से F 0. 0. वेरी गुड. F से D
प्लस E2 ये प्लस है ना, ये माइनस है, हाई टू लो जा रहे हैं, हाई टू माइनस लो हाँ, तो माइनस एप्सिलॉन 2 and that should be equal to 0. 0. This is the third equation. So you have three unknowns, I1, I2, I3, and R1, R2, I1, I2, I3. These are three unknowns, and you have three equations. So if you solve these three equations, you get the I1, I2, I3. You have to put the values. There will be Okay. three equation. You solve it, and you get the answer. Correct? Yes. It is easy. You can do it. Yes. Okay. Next is nodal method. That's why this is the last topic. So nodal method. So it is easier. देखो यहां पर प्रॉब्लम यही है कि देखो तीन इक्वेशन बन गई, फिर भी ये तो आसान इक्वेशन है जिसको सॉल्व कर लोगे, बट मान लो अगर एक और रेजिस्टेंस होता और उसमें और एक करंट, एक और अननोन होता, I4 भी होता, तो चार इक्वेशन बनती। अब पेपर में चार इक्वेशन बैठ करके तुम सॉल्व करने लग गए, ठीक है, तो 2-3 मिनट 4 मिनट तो उसी में चला जाएगा, है ना, और फिर भी जो आंसर आएगा वो कितना प्रतिशत ठीक होगा उसका कोई भी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक जुगाड़ से चलना है, और जुगाड़ है नोडल मेथड, ठीक है। ओके, सो लेट्स सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, समझाने के लिए मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूं। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस, ये आपके पास हो गया एक बैटरी, और यहां पर एक बैटरी, यहां पर एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस, यहां पे बैटरी, ओके, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस। सी, ये हो गया इसका वोल्टेज 2 वोल्ट, ओके, ये हो गया 4 वोल्ट, और ये हो गया आपका 6 वोल्ट, ओके, और ये हो गया आपका 4 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, और ये हो गया आपका 2 ओम। ओके, सो व्हाट इज दिस मेथड? सेड दैट यू हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर स्टेप। पहला स्टेप, ग्राउंड ग्राउंड एनी नोड, जो कोई भी एक नोड, कोई भी एक, यहां पे देखो दो नोड है एक्चुअली, ये वाला नोड है, ये वाला एक नोड है, यहां पे वायर्स मीट कर रही हैं, तो आप किसी भी एक नोड को ग्राउंड कर दो। क्या करो? ग्राउंड कर दो। ग्राउंड, अर्थिंग करना है, ग्राउंड एनी नोड, एनी नोड, किसी भी नोड को ग्राउंड कर दो। लेट सपोज मैंने इस वाले नोड को क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया, मींस इसे हम लोग अर्थ कर दे रहे हैं। तो जिसको अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का 0 हो जाएगा, मींस यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया। ओके, यस सर। नाउ डिफाइन, उसके बाद स्टेप क्या है? डिफाइन द पोटेंशियल at each, across or at each node, at each node. So you can see, अच्छा, you can see, अगर मैं यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट कर दे रहा हूं, ये वाला 0 वोल्ट हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली है, ये 4 वोल्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, और कुछ कह सकते हैं? और किसी का कुछ कह सकते हैं? और किसी का कुछ वोल्ट, ये वाला अगर मैं कहूं इसका पोटेंशियल कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि, है ना, सिर्फ यहां का 0 हुआ है और यहां का मुझे पता था 4 वोल्ट है, तो मैं यहां का 4 वोल्ट कह दूंगा, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना? यस सर। यस। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? आपको लिखना है कि करंट थ्रू
करंट थ्रू ईच एलिमेंट, क्या हो गया, ईच एलिमेंट। तो मान लेते हैं कि इस वाले से, इस बैटरी से करंट जो है यहां से I1 जा रहा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां पर? जो सर। तो अब जैसे करंट यहां से I1 जाएगा, अब सोचो करंट यहां से I1 जाएगा, तो ये चाहे तो ऐसा हो सकता है कि दो पार्ट में टूट जाए, है ना। इसमें करंट 1 मिनट, क्या हो गया, तो ये मैंने बोला 4 वोल्ट, ठीक है, और यहां से करंट आपका आया I1। मैं मान ले रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं मान ले रहा हूं कि इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, I3, और यहां से I2। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो इधर I2 एंटर कर रहा है, यहां से I3 निकल रहा है, कुछ भी कर लो, ठीक है, ओके। यस सर। यस यस, सर। तो अब देखो यहां का अगर वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया, खुद सोचो यहां का 4 वोल्ट हो गया, ध्यान दे देना, यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया, तो अब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर करंट इसमें I2 जा रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देखो यहाँ का कोई भी पॉइंट मान लो बी पॉइंट है, तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जाता है, इसका मतलब ये 4 वोल्ट है, ये वाला 4 वोल्ट है, माइनस यहां का पोटेंशियल करोगे VB, तो ये क्या देगा आपको, इसमें करंट जो है I2, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 2, है ना। यस सर। तो VB क्या दे देगा आपको बताना, यहाँ का पोटेंशियल क्या दे देगा, 4 माइनस 2 इंटू I2, करेक्ट है। यस सर। हाँ, तो यहाँ का पोटेंशियल हमारा आ गया, यहाँ का पोटेंशियल यानी VB यू कैन से 4 माइनस में 2 इंटू I2, करेक्ट है। यस सर। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल फिर कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो ये पोटेंशियल यहाँ का लो पोटेंशियल है, ये देखो फिर से सोचो, ये डी, सपोज डी पॉइंट है ये, तो VD माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, VD 2 वोल्ट होगा ना, है ना, VD माइनस Yes, VB 2 वोल्ट होगा, तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस में VB, हाँ। मींस यहाँ का पोटेंशियल में क्या, यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले पोटेंशियल में 2 वोल्ट ऐड कर दोगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ का पोटेंशियल जाएगा 4 माइनस 2 I2 प्लस 2, तो ये आ गया आपका VB, और ये आपका आ जाएगा, सॉरी VD, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कितना आ गया, टेल मी, ये आ जाएगा 6 2 I2, करेक्ट है। यस एनी सर। प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, सोचो यहाँ का पोटेंशियल 0 है ना, और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 6 माइनस 2 I2, हाँ, तो 6 माइनस 2 I2, करंट इसमें किधर की तरफ जा रहा होगा, I2 ऐसे करके जा रहा है ना, I2 यू करके, है ना, इस पूरे में तो I2 होगा, तो 6 माइनस 2 I2 माइनस 0 वोल्ट, है ना, माइनस 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या कहोगे, इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है 4, करंट कितना है इसमें I2, अब मुझे बता दो I2 कितना आ गया, 6 प्लस 6 I2, यानी I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, आया बात समझ में। यस सर। मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा I2 फाउंड करने के लिए, नहीं। हाँ, तो आ गया 1 एम्पियर, सिंपल, ओके। अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखो, इसी तरह से मुझे सपोज I3 निकालना, अब ये निकालना है, तो यहां का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अभी बताया, इस तरह से लगाओ, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल ड्रॉप ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल
ड्रॉप, तो यहां का पोटेंशियल 4 वोल्ट था तो घटेगा पहले से, 4 माइनस में कितना हो जाएगा 2 इंटू I3। समझ में आया? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ना, जब हम हाई टू लो जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ 4 वोल्ट है तो 4 से कम होगा ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 2 इंटू इसका रेजिस्टेंस इंटू करंट, 2 इंटू इसका करंट, है ना? यस तो 4 Yes. माइनस में 2 करोगे तो, सॉरी 4 माइनस 2I3 करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। करेक्ट है? यस सर। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल बताओ क्या होगा? जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना? इंक्रीज कर। हाँ, हाँ तो यहाँ कितना हो प्लस हो जाएगा, जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10 10 माइनस माइनस 2I3 2I3। करेक्ट? अच्छा, इन Yes, दोनों sir. पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस माइनस 2I3। 2I3 इसमें करंट कितना जा रहा है I3, है ना, यहां से करंट I3 है, माइनस में 0 इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है I3। तो बता दो I3 कितना आ गया 10/4, कितना आया 5/2 एम्पियर। हो गया? और Yes, sir. I1 बताओ कितना होगा, I1 क्या होगा I2 प्लस I2 प्लस I2 प्लस I3, so 1 plus 5/2। 1 minute here। Okay, so now what is this? 5 7/2 means 3.5 ampere। Now tell me, क्या मुझे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी? No, sir. हाँ, so simple, you have to follow this procedure। पहला काम क्या करना है, कोई भी नोड है उस नोड को ग्राउंड कर दो, मींस 0 वोल्ट पे ले जाओ। उसके बाद देखो जहां का पोटेंशियल आप डिफाइन कर सकते हो डिफाइन कर दो। उसके बाद करंट निकालो सभी एलिमेंट से अपने हिसाब से मान लो, जैसे यहां से मैंने मान लिया I1 आ रहा है, यहां से जा रहा है I2, यहां से जा रहा है I3, तो मैंने करंट मान लिया। एंड देन उसके बाद हर एक नोड के ऊपर जाओ और पोटेंशियल कैलकुलेट करो। जैसे अगर यहाँ का 0 वोल्ट है, यहाँ का 4 वोल्ट हो गया और इसमें से करंट I2 गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। फिर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। फिर जब हम डी से 0 जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, है ना, यहाँ का पोटेंशियल ये है, सेम टू सेम इसमें, एंड देन इट इज इजी टू सॉल्व। ओके, Yes, sir. अदरवाइज देखो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, I1 I2 I3, देयर 3 अननोन्स, सो यू हैव टू मेक 3 इक्वेशंस एंड दैट बिकम डिफिकल्ट। ओके, यस, सो जो अभी क्वेश्चन हमने किया था ऊपर में ये वाला किरचॉफ लॉ से, so you try that by the what method, nodal method, so you find that same answer but in easier manner, otherwise you have to solve these 3 equations। okay, और उसके बाद भी कितना सही है कितना गलत है you cannot predict, क्योंकि पेपर में उतना टाइम नहीं होगा, so you have to follow, you have to learn this method। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपको अब सर्किट में दिखे जहां पे करंट निकलवाए या वोल्टेज निकलवाए, ठीक है, तो किरचॉफ लॉ लगाना ही नहीं, वहां पे कोशिश करो नोडल मेथड लगाओ, उससे क्वेश्चन निकालो। यस, ओके, सो Okay, दिस sir. इज द